खूब फेक न्यूज़, झूठ, हर तरह का झूठ फैलाया जा रहा है। अभी ये तो पैलेस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट में भी हम देख रहे हैं। ये स्टैंडर्ड तरीका है कि बिल्कुल झूठी खबर फैला दो। अब तो खैर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ भी बना सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, फोटोग्राफ्स तो बना ही सकते हैं, जो भी चाहें आप बना सकते हैं। झूठी कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएटेड झूठी फोटोग्राफ्स बना बनाकर आप कुछ भी कहते हैं कि भाई इन्होंने 50 बच्चों के गले काट दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और उसके आधार पर आप लोगों को बर्बरता के लिए तैयार कर रहे हैं कि वहाँ पर जो 20-25 लाख जो लोग गाज़ा में रहते हैं उनका कत्लेआम कर दिया जाए और पूरा विश्व, सारे देश उसको स्वीकार कर लें। और यही हिंदुस्तान में हो रहा है। मतलब हम झूठ बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाया जा रहा है, झूठ और नफरत। और बीजेपी का आईटी सेल फैला रहा है, बीजेपी से एफिलिएटेड लोग फैला रहे हैं इस तरह के नरसिंहानंद टाइप के, और उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा। सारी एजेंसीज का पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तो खैर सबसे ज़्यादा, जिसके रेड्स और अरेस्ट 1000% से ज़्यादा बढ़ गए मोदी राज में, 1000% से ज़्यादा, यानी कि 10 गुने से ज़्यादा हो गए। और उसके आप डायरेक्टर को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन देते जा रहे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, बोल दिया था कि बिल्कुल इलीगल है। फिर भी अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके बाद भी एक्सटेंशन होने दिया, लेकिन अब रिटायर हो गया, लेकिन अब भी वही चल रहा है, क्योंकि ईडी की नियुक्ति एसेंशियली सरकार ही करती है। यानी कि कोई, जैसे कम से कम सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि वे 3 मेंबर की कमेटी करेगी, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस, लेकिन ईडी का तो सरकार ही करती है। तो उसी तरह से ये एनआईए की भी नियुक्ति सरकार करती है, जो कि यूएपीए का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इनकम टैक्स, इन सब एजेंसीज का, इवन पुलिस, नॉर्मल पुलिस जो है, स्पेशली ये जो स्पेशल सेल जो एनआईए का इन्वेस्टिगेशन भी, यूएपीए का इन्वेस्टिगेशन भी करती है, इन सब का पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। यानी कि अगर ऑपोजिशन का कोई लीडर है तो उसके ऊपर तुरंत, अगर उसको दबाना हो, उसको डराना हो, तो उसके ऊपर छापे मारो, उसको अरेस्ट कर लो, और जैसे ही वो बीजेपी में चला जाए तुरंत छोड़ दो, जिसको बीजेपी की वॉशिंग मशीन कहा जाता है। मतलब ये तो बिल्कुल क्लियर एविडेंस है। कितने केसेस ऐसे हुए हैं कि उन लोगों के खिलाफ केसेस रजिस्टर करे, छापे भी मारे गए, कभी कभी अरेस्ट भी कर लिया, फिर बीजेपी में चले गए, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। कितने केसेस। और सिर्फ यही नहीं, ये तो खैर एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। दूसरी तरफ जो बाकी इंस्टीट्यूशंस बने थे, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस जिनको हम कहते हैं, इलेक्शन कमीशन या सीएजी या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इनको भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, सरकार के अधीन कर दिया गया। अभी आपने खबर पढ़ी होगी कि सीएजी के कुछ अफसरों ने ये जो ये हाईवेज बन रही थी उस पर बहुत बड़े घोटाले हो रहे थे। यानी कि एक हाईवे में तो जितना सैंक्शनड अमाउंट था उसका 25 गुने से भी ज़्यादा पैसा दे दिया गया। उन घोटालों को उन्होंने उजागर किया। अब उन ऑफिसर्स को, काफ़ी सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं, उन ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र कर दिया गया है, क्योंकि जो सीएजी जो टॉप आदमी है वो सरकार के कब्ज़े में है। सीएजी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ओवर द ईयर्स काफ़ी उसमें एक डेप्थ और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस आ गई थी।
लेकिन ऊपर का आदमी इनके कंट्रोल में अगर होता है, इन्हीं का आदमी अगर होता है, वो मुर्मू साहब गुजरात से लाए गए हैं, सभी गुजरात से लाए जा रहे हैं आजकल, तो उन्होंने इन लोगों का ट्रांसफर ऑर्डर कर दिया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में तो जितना कम कहें उतना अच्छा है। उसमें इन साहब को बैठा दिया, ये अरुण मिश्रा जो हमारे हाथ धोकर पीछे पड़े थे कि उसको, प्रशांत भूषण को तो ज़रूर जेल भेजो कंटेम्प्ट वाले केस में। उनको रिटायरमेंट के बाद नेशनल, पहले तो उनको 9 महीने अपना सरकारी मकान 1 महीने में खाली करना होता है, सारे रूल्स को किनारे लगाकर 9 महीने अपना सरकारी जज का मकान रखने दिया रिटायरमेंट के बाद भी। फिर उनको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया। उसके बाद क्या करते हैं वो, अब वो कहते हैं कि हम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करेंगे, करी उन्होंने, कि जितने ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये किस तरह से ह्यूमन राइट्स के लिए बाधा पैदा कर रहे हैं। यानी मणिपुर में कुछ नहीं करेंगे, कहीं और ये सब जो बुलडोजर चल रहा है उस पर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इस पर कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस क्यों, किस तरह से बाधा पैदा कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के लिए। इलेक्शन कमीशन का तो सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्चुनेटली एक ऑर्डर कर दिया कि अब आगे से कम चयन जो है इलेक्शन कमिश्नर्स का पूरी तरह से सरकार के हाथ में नहीं रहेगा। प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस की एक कमेटी सिलेक्शन करेगी, लेकिन उसको भी ख़त्म करने के लिए एक दूसरा कानून सरकार ने पेश किया है कि चीफ जस्टिस को हटाकर एक मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक उनका मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यानी मेजॉरिटी सरकार की, और वो लोग जिसको चाहें अपॉइंट कर लें। जब ये केस की हियरिंग शुरू हुई तो मैंने बोला था कोर्ट से कि देखिए, एक इलेक्शन कमीशन की पोस्ट खाली है, एक इलेक्शन कमिश्नर अभी खाली है, अब आप इंटरिम ऑर्डर से उसका भी ऑर्डर कर दीजिए कि उसकी नियुक्ति इसी तरह से होनी चाहिए, इस तरह की कमेटी से। उन्होंने बोला ठीक है, हम सोचेंगे। थर्सडे को ये बात हुई, नेक्स्ट हियरिंग ट्यूसडे को थी, नेक्स्ट ट्यूसडे। सैटरडे को एक ही दिन में एक फाइल मूव करी जाती है उस पोस्ट, वेकेंट पोस्ट को भरने के लिए। लॉ मिनिस्टर 4 सेक्रेटरीज के नाम अपने हैट से निकालता है, जैसे ड्रॉ ऑफ लॉट्स में होता है ना, 4 सेक्रेटरीज के नाम उसने निकाले। उसमें एक ये साहब भी थे, अरुण गोयल, जूनियर मोस्ट थे। उसी दिन वो फाइल प्राइम मिनिस्टर के पास भेजी जाती है, वो कहते हैं अरुण गोयल का हम सिलेक्शन करते हैं। उसी दिन उनको बोल दिया जाता है कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए। उसी दिन फाइल वो मूव करते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट के, उसी दिन उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया जाता है, सारे रूल्स को अनदेखा करके। वॉलंटरी रिटायरमेंट में 3 महीने का नोटिस लाजमी होता है, और उसी दिन उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू हो जाता है, और उसी दिन उनका नोटिफिकेशन भी हो जाता है। इलेक्शन कमीशन का तो ये हाल कर दिया है कि अब इलेक्शन, जैसे कई साल तक हम लोग ये मानते थे कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हो चुका है सेशन साहब के बाद, लेकिन पिछले कम से कम 6 साल से हम ये देख रहे हैं कि उसकी इंडिपेंडेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। एक साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे, उनका तो रेडिया टेप्स में एक टेप आया था बाहर, सुनील अरोरा साहब, जिसमें वो बात कर रहे हैं जुडिशरी में भ्रष्टाचार की, और बड़े मज़े से नीरा राडिया को बता रहे हैं कि अभी मेरे पास एक आदमी आया और कहने लगा कि मैंने 9 करोड़ रुपए देकर, घूस देकर, चीफ जस्टिस को घूस देकर ये जजमेंट खरीदा है।
और बड़ी अच्छी तरह से बड़े आराम से बता रहे थे कि अरे जुडिशरी में तो बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है। मेरे पास ये आदमी आया था, उसने बोला 9 करोड़ में इसने जजमेंट खरीदा है और कल ये जजमेंट आ जाएगा, आप देखिएगा। और यकीनन अगले दिन वो जजमेंट आ गया। तो ऐसे ऐसे लोगों को आपने इलेक्शन कमिश्नर बना दिया, तो नेचुरली अब कोई इंडिपेंडेंस नहीं रह गई। तो सारे इंस्टीट्यूशंस को करीब करीब ध्वस्त कर दिया गया है। मीडिया का तो हाल आप लोग देख ही रहे हैं कि मीडिया का क्या हो गया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है कि जैसे जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया का, जिसको कहते हैं गोदीफिकेशन हुआ है, वैसे वैसे गोदीकरण जैसे जैसे हुआ है, वैसे वैसे एक स्वतंत्र मीडिया यूट्यूब पर, इंटरनेट पर और सोशल मीडिया के ऊपर खड़ी हो गई है। और ये इंडिपेंडेंट मीडिया में धीरे धीरे करके, जैसे जैसे अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया जिनका गोदीकरण हो चुका था उनसे फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं, वो अच्छे जर्नलिस्ट वहाँ से धीरे धीरे निकल कर अपना इंडिपेंडेंट मीडिया खड़ा कर रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि आज इस इंडिपेंडेंट मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है ये गोदी मीडिया से ज़्यादा है। और इसीलिए ये सरकार बहुत इस स्वतंत्र मीडिया से घबराई हुई है। न्यूज़ क्लिक पर रेड करने का भी एक बड़ा कारण ये था। अब लास्ट सवाल ये है कि न्यायपालिका, देखिए न्यायपालिका को तो संविधान ने बिल्कुल स्वतंत्र बनाया था। ये माना था कि ये सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र रहेगी और इसीलिए इनका रिमूवल प्रोसेस या इनके ऊपर डिसिप्लिनरी कंट्रोल सरकार का नहीं रखा गया था। और रिमूवल प्रोसेस बहुत मुश्किल कर दिया था, इम्पीचमेंट बहुत मुश्किल कर दिया था। तो एक तरह से उनको एक फंक्शनल इंडिपेंडेंस तो संविधान ने दे दी। लेकिन हम देख रहे हैं कि मीडिया ये सब देख रही है कि 6-6 साल से आपने भीमा कोरेगांव गांव के लोगों को बंद किया हुआ है, जेल में सड़ रहे हैं, ट्रायल भी नहीं स्टार्ट किया। दिल्ली राइट्स के लोगों के खिलाफ बिल्कुल बोगस चार्जेस बनाकर, मतलब ये अपना जो उमर खालिद है उसकी तो सारी स्पीचेस रिकॉर्डेड हैं और सारी स्पीच कुछ भी देख लीजिए, कुछ भी ऐसा उसमें आपत्तिजनक नहीं है, फिर भी उसको इतने साल से जेल में रखा हुआ है। 3 साल से ज़्यादा हो गए और बेल नहीं दी। ट्रायल तो खैर शुरू होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरुण मिश्रा को देख लीजिए, इतने सारे जजमेंट अडानी के फेवर में तो उन्होंने कम से कम 40,000 करोड़ रुपया अडानी को प्राप्त करवाया। कम से कम 6 जजमेंट दिए अडानी के फेवर में और उनको रिटायरमेंट के बाद एनएचआरसी का चेयरमैन बना दिया। एक और थे साहब, उनको गवर्नर बना दिया। एक पहले थे साहब, उनको भी गवर्नर बना दिया। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि देखिए जजों का चयन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का चयन जो है, अब सुप्रीम कोर्ट ने ही एक जजमेंट से अपने हाथ में ले लिया और बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का कोलिजियम तय करेगा, सीनियर जजेस का। लेकिन वो तय भी कर देते हैं तो सरकार नियुक्ति ही नहीं करती। अगर उनको लगता है कि भाई ये आदमी तो स्वतंत्र होगा, हमारी बात नहीं मानेगा, तो उसका वो नोटिफिकेशन ही नहीं इशू करते। हम लोग का एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें कि 50 लोग ऐसे हैं जिनका कोलिजियम ने रेकमेंड किया और सरकार ने उनकी नियुक्ति नहीं करी, सालों साल उस पर बैठे रहे। फिर कानून ये कहता है कि सरकार के पास एक ऑप्शन है कि वो एक बार रिकमेंडेशन को वापस कर दें, उसके बाद अगर यूनानिमसली कोलिजियम रीटरेट करता है तो सरकार को अपॉइंट करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि कोलिजियम कम से कम ऐसे 17 केसेस ऐसे हो चुके हैं हाल में कि कोलिजियम ने यूनानिमसली रीटरेट किया और फिर भी सरकार ने नोटिफिकेशन इशू नहीं किया, नियुक्ति नहीं करी। तो इंडिपेंडेंट जजेस का अपॉइंटमेंट ही नहीं होने देते। जस्टिस मुरलीधर के केस में भी यही हुआ। तो दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण बहुत खतरनाक कारण है, बहुत खतरनाक।
इन्होंने सारी एजेंसीज को लगाकर सब जजेस के ऊपर डोसियर बना रखे हैं। पूरे जजेस के आईबी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब लोगों से छानबीन कराते हैं। और अगर किसी जज या उसके किसी नज़दीकी रिश्तेदार के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे उसकी कोई कमज़ोर नब्ज को पकड़ा जा सके, तो उसके आधार पर ब्लैकमेल करते हैं और कह देते हैं कि देखिए हमारे पास ये है, अब आप सोच लीजिए। और ये एक नया तरीका इस सरकार ने अख्तियार किया है न्यायपालिका को अपने कब्जे में करने का, और इस वजह से आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। लेकिन अच्छी बात ये है कि आज उसके बावजूद भी शाहरुख जैसे बहुत सारे अच्छे और बड़े पब्लिक स्पिरिटेड लॉयर्स खड़े हो गए हैं और बहुत सारी ऑल्टरनेटिव मीडिया खड़ी हो गई है इस देश में, जिसकी वजह से आज भी हमको लोकतंत्र को या अपने रिपब्लिक को बचाने की उम्मीद